और हमारे संग बहुत जास्ती हुई है, बहुत बहुत कमी हुई है। हम मस्जिद से कहाँ जाएंगे, नमाज कहाँ अदा करेंगे हम। सड़क को भी मना करते हैं पढ़ने को, और गांव में वैसे भी मना करते हैं पढ़ने को। तो हमारे ढोर डंगर बनते तो हम कहाँ घरों में भीतर पढ़ेंगे जहाँ खाना बनाते हैं। हमें तो मस्जिद चाहिए। पिछले 45 दिन में 26 जगहों को बुलडोज किया है। किसी नेशनल मीडिया ने दिखाया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आवाज़ उठाई। ये रेखा गुप्ता है, सारे बीजेपी के सब बीच में धांधलीबाजी है। तो पे हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, अपना मत्था टेक के दर्शन करके बाबा के चला जाता है। रही बात दूसरी कि यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, आसपास में कोई कॉलोनी नहीं थी कि यहाँ पे कुछ बज रहा है या गा रहे हैं। लेकिन ये बुनियाद जो लगाया गया है ये बेबुनियाद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 0.1% भी इसकी जो है हमारा मस्जिद से कोई लेना देना उसमें नहीं है। अतिक्रमण ही था तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पूरे वेरीफाई कर दिए, उनको नोटिस भी दे दी थी, सफिशिएंट उनको टाइम दिया था। उसके बाद भी उन्होंने वो डिमोलिश नहीं किया, निकाल कर नहीं गए, इसलिए पुलिस को बंदोबस्त मांगा था। मुसलमानों से ये कहना चाहते हैं कि कुछ सोचोगे, तुम इस मुल्क में रहोगे कैसे। तुम्हारी दरगाहें, खानकाहें एलानिया साजिश के तहत, अदालतें खामोश हैं और अपोजिशन लीडर जो हैं वो अपने में उलझे हुए हैं। 45 दिनों में 20 से ज़्यादा मस्जिदें, दरगाहें और ईदगाह ढा दी गई। अब सवाल है, क्या भारत में मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर बुलडोज़र की रफ्तार बढ़ रही है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी जगह जहां आपके दादा दादी माथा टेकने जाते थे, एक ऐसी मस्जिद जहां पीढ़ियों से नमाज पढ़ी जा रही थी, एक ऐसी मदरसा, एक ऐसी दरगाह जहां बच्चों की तालीम चल रही थी, और फिर एक सुबह आप उठें और देखें कि वहां सिर्फ मलबा बचा है। आज की ये रिपोर्ट किसी एक मस्जिद, एक दरगाह या एक शहर की नहीं है। ये कहानी है उन 45 दिनों की जिनमें देश के अलग अलग हिस्सों में 20 से ज़्यादा मुस्लिम धार्मिक स्थलों को गिराए जाने का दावा किया गया है। इनमें मस्जिदें थीं, दरगाहें थीं, ईदगाहें थीं और मदरसे भी शामिल थे। सबसे बड़ी बात ये कि ये घटनाएं मुख्य रूप से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्य से सामने आई हैं। पिछले 45 दिन में 26 जगहों को बुलडोज किया है। किसी नेशनल मीडिया ने दिखाया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आवाज़ उठाई। अब अगर हम हाथ उठाएं तो ज़ाहिर जेल जाएंगे, अगर हम एहतजाज करें नॉन वायलेंस के एतबार से भी तो शाहीन बाग का हाल आपने देख लिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब आप इलेक्शन प्रोसेस से हट जाइए और पॉलिटिकल पार्टी जो सेकुलर अपने को कहती है, अगर वो बोलने को तैयार होती तो ये कत्लेआम नहीं होता, ये सितम नहीं होता। जो अपने को सेकुलर कहते हैं वो सिर्फ इसमें मस्त है कि ये वो भागा जा रहा है, उसको पकड़ लो, उसको ख़रीद लो, इसी में लगे हैं। अब ये मुल्क जो है कहाँ जाएगा, इसका एहसास आप लोगों को होगा। हमारा तो वक्त ख़त्म हो गया। अब सरकार और प्रशासन पक्ष भी जानना ज़रूरी है। अधिकांश मामलों में अधिकारियों का कहना है कि ये निर्माण सरकारी ज़मीन पर थे, अवैध थे या फिर विकास परियोजनाओं में बाधा बन रहे थे, इसलिए कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई। लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय लोगों, वक्फ संस्थानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अधिकारी समूहों का आरोप है कि कई जगह पर्याप्त नोटिस नहीं दिया गया, कानूनी आपत्तियां लंबित थीं और धार्मिक विरासत को बचाने की कोशिश नहीं की गई। सबसे पहले आपको बताते हैं दिल्ली की। जी हाँ, 6 मई 2026 को दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में स्थित पंचपीरा दरगाह पर बुलडोज़र चला। हम कहेंगे गलत हुआ, ये तोड़ना तो सब तोड़ो, मंदिर भी तोड़ो, जो बात है हकीकत। ये रेखा गुप्ता है, सारे बीजेपी के सब बीच में धांधलीबाजी है।
तो पे हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, अपना मत्था टेक के दर्शन करके बाबा के चला जाता है। रही बात दूसरी कि यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, आसपास में कोई कॉलोनी नहीं थी कि यहाँ पे कुछ बज रहा है या गा रहे हैं या कॉलोनी वालों को कोई परेशानी है। ये एक सुनसान जगह है, सुनसान जगह में ये मंदिर था, या ट्रैफिक लगने का भी कोई झंझट नहीं था यहाँ पे। लेकिन ये बहुत गलत करा गया है, क्योंकि सब श्रद्धालु आते हैं, मत्था टेक के अपना चले जाते हैं। आपकी जमीन है, आप दे दिए बाबा के नाम खुशी से, तो अवैध क्यों हुआ? हर समाज के लोग आते हैं, ऐसा नहीं है खाली मुस्लिम आते हैं। 70% जो है गैर मुस्लिम आते हैं, 30% मुस्लिम आते हैं यहाँ पे, और सबकी आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। ये बहुत ही गलत करा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। स्थानीय लोगों का दावा था कि ये करीब 200 साल पुरानी दरगाह थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA का कहना था कि ये सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण था और सभी औपचारिकताएं पूरी की गई थीं। लेकिन दरगाह से जुड़े लोगों और वकीलों ने इस कार्रवाई को चुनौती दी और कहा कि मामला अभी कानूनी प्रक्रिया में था। इसके कुछ दिन बाद प्रीतमपुरा में एक कथित अवैध मदरसे को लेकर विवाद खड़ा हुआ। बीजेपी विधायक करनैल सिंह समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और निर्माणाधीन दीवार गिरा दी गई। बीजेपी के MLA करनैल सिंह ने जो आरोप लगाया कि ये मदरसे की दीवार थी, क्या सच में वहाँ पे मदरसे का निर्माण हो रहा था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बुनियाद जो लगाया गया है ये बेबुनियाद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 0.1% भी इसकी जो है हमारा मस्जिद से कोई लेना देना उसमें नहीं है। मस्जिद से बिल्कुल लेना देना नहीं है, लेकिन क्या वहाँ पर मदरसे का निर्माण हो रहा था या नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं बता रहा हूँ, मदरसे का हम लोग का कोई लेना ही देना नहीं है उससे। मदरसा का दूर तक उससे कोई लेना देना नहीं है मस्जिद का। ये जो बातें जो की जा रही है ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसकी मैं बिल्कुल सिरे से कंडेम करता हूँ। आप तहकीक कर लें। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए और सवाल उठा कि क्या ऐसी कार्रवाई प्रशासनिक एजेंसियों को करनी चाहिए या जनप्रतिनिधियों को सीधे इसमें शामिल होना चाहिए। फिर हरियाणा के फरीदाबाद की बारी आई। 29 मई को मस्जिद चौक स्थित लगभग 40 साल पुरानी मस्जिद को गिरा दिया गया। ये चौक ये मस्जिद और उसके बाद क्या नज़ारा होगा वो बाद में देखेंगे। हम यार मलबे तो कभी को ना लेगा, ये मलबे भी साथ साथ मलबे भी ले जा रहे हैं। साथ साथ फरीदाबाद की 3 नंबर नेहरू कॉलोनी में जो मस्जिद है, फरीदाबाद 3 नंबर की मस्जिद, उसको पूरे तरीके से शहीद कर दिया है। और जो यहाँ पर जो साथ में दुकानें थी वो भी तोड़ दी गई हैं। हालांकि यह जो थी ये सब अवैध जगह पे बताई जा रही हैं। देखिए तकरीबन रात के 2 बजे के करीब पीला पंजा चला था यहाँ पर। और अब भी फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। चारों तरफ से जो है ना छावनी में तब्दील हुआ पड़ा है फरीदाबाद का 3 नंबर नेहरू कॉलोनी। और साथ ही जो अब मलबा है यानी कि वो अब साथ गाड़ियों में भरा जा रहा है। देखिए पुलिस पूरी तरह से गश्त पर है, यानी कि इधर से उधर, ताकि कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी ये देखिए जहां पुलिस प्रशासन को लग रहा है भीड़, तो वहां पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। प्रशासन ने कहा कि RRTS कॉरिडोर और एलिवेटेड रोड परियोजना के लिए ये ज़रूरी था। स्थानीय लोगों का कहना था कि उन्हें पर्याप्त समय और विकल्प नहीं दिया गया।
मुंबई के बांद्रा में 2 मस्जिदें तोड़ी गईं, विरोध हुआ, पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़पें हुईं, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ी। पुलिस वाले मस्जिद के अंदर घुस के गुंडागिरी कर रहे हैं। मेरा नाम फैजान है, मैं मस्जिद के अंदर हूँ, तो यहाँ पर पुलिस वाले अंदर घुस के हम लोग के ऊपर दादागिरी कर रहे हैं। यहाँ पे स्टे ऑर्डर मिला है मस्जिद का, पूरा एरिया टूट चुका है, लेकिन इस मस्जिद को भी तोड़ा जा रहा है। ऑलरेडी एक मस्जिद को तोड़ चुके हैं, वो वहाँ पर थी गरीब नगर में। ये पूरा एरिया तोड़ दिया है लोगों ने, लेकिन ये मस्जिद को भी नहीं बचाया जा रहा है, ये मस्जिद को भी तोड़ रहे हैं, क्योंकि पुलिस वाले अंदर आके दादागिरी करके हम लोग की चीजें हमको धक्का देके बाहर निकाल रहे हैं। ये बांद्रा ईस्ट गरीब नगर की मस्जिद में गरीब नवाज फैजान मुस्तफा मस्जिद है, ये मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे इसका स्टे ऑर्डर मिला भी था, यहाँ पे कॉर्पोरेशन की कॉर्पोरेट भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती करके मस्जिद को तोड़ रहे हैं। इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है, आपके ऊपर है पूरी कहानी, आप अभी देखें। जून शुरू होते ही गुजरात से खबर आई, एक ही दिन में 3 दरगाहें और 1 कब्रिस्तान हटाए जाने की रिपोर्ट सामने आई। यहीं से बहस और तेज़ हो गई, क्योंकि कब्रिस्तान केवल ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता, वो लोगों की यादों, इतिहास और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा होता है। दो जून को मुंबई के गोरेगांव में 70 साल पुरानी हज़रत सैयद बरकत अली शाह पीर बाबा दरगाह को अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान गिरा दिया गया। अतिक्रमण ही था, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पूरे वेरीफाई कर दिए, उनको नोटिस भी दे दी थी, सफिशिएंट उनको टाइम दिया था। उसके बाद भी उन्होंने वो डिमोलिश नहीं किया, निकाल कर नहीं गए, इसलिए पुलिस को बंदोबस्त मांगा था और वहाँ पर हमने बंदोबस्त दिया है और डिमोलिशन की कार्रवाई अभी चल रही, खत्म होगी। यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे को बता दो ना, 400 यहाँ पे मेरी जानकारी के मुताबिक यहाँ के पूरे जो लोग हैं, स्थानिक लोग, देखो यहाँ सब जमा है, सबका ये बोलना है कि यहाँ पे 400 से ज्यादा धार्मिक स्थल है, जिसके पास बताओ 7/12 का उतारा है क्या, रजिस्ट्रेशन है क्या, डॉक्यूमेंट है क्या, अगर नहीं है उनका क्यों आप नहीं तोड़ते हो। उसी रात वाराणसी में अजगैब शहीद मस्जिद भी ढा दी गई। स्थानीय लोगों का दावा था कि मस्जिद लगभग 200 साल पुरानी थी। रेलवे प्रशासन ने कहा कि काशी मॉडल रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए ज़मीन की आवश्यकता थी और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। लेकिन सवाल वही रहा, क्या ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाली इमारतों को बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था? पुणे की बोपोडी दरगाह का मामला भी काफ़ी चर्चा में रहा। करीब 100 साल पुरानी बताई जाने वाली हज़रत शमसुद्दीन कादरी दरगाह को रातों रात गिरा दिया गया। पुणे के बोपोडी इलाके में स्थित साल पुरानी दरगाह हज़रत शमसुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह, इस दरगाह का नाम था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो दरगाह है जिसे पुणे महानगर पालिका के कल देर रात कार्रवाई के दौरान तोड़ा गया है। दरगाह ट्रस्ट का आरोप है कि रात करीब 2 बजे महानगर पालिका की टीम बिना किसी पूर्व नोटिस के मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। घटना के बाद स्थानीय नागरिकों और अकीदतमंदों में भारी नाराज़गी है। उसका कहना है कि यह दरगाह कई वर्षों से लोगों की आस्था का एक केंद्र रही है। इस कार्रवाई के बाद लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा है। अभी तक पुणे महानगर पालिका की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसके बाद विरोध प्रदर्शन हुए। स्थानीय नेताओं ने आरोप लगाया कि बिना उचित प्रक्रिया अपनाए कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश के संभल में एक के बाद एक कई धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई हुई। एक दरगाह, मस्जिद मुस्तफ़ा कादरी और ईदगाह को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई चर्चा में रही। प्रशासन का कहना था कि ये सरकारी भूमि पर बने थे, वहीं स्थानीय लोगों, अधिकारी समूह ने निष्पक्षता और प्रक्रिया पर सवाल उठाए। घर भी नहीं रुक पा रहे, हम इस वजह से बाहर इधर आधर ही रह रहे हैं और हमारे संग बहुत जास्ती हुई है, बहुत कमी हुई है। हम मस्जिद से कहाँ जाएंगे, नमाज कहाँ अदा करेंगे, हम बहुत काम खराब है हमारा गाँव का।
किसान आदमी है, अपना करना खाना है। हमें बहुत डर महसूस हो रहा है, पुलिस का बहुत डर है। हमारी मस्जिद आई, हमारे केस तैयार करने तैयार ना, क्या पता क्या गलत है, वो अल्लाह का नाम या भगवान का नाम न लेते किसी का। हमारे तो वो प्यारे नबी है जो हम उन्हें याद करने हैं, और तुम दुनिया भर के लगे लगा का हमें तुम फांसना चाह रहे हो। अब जो भी है सही है, सही है। और क्या सरकार के आगे क्या चीज़ है बताओ। फेथ का स्लोगन जो है वो कैसे क्रिमिनल ऑफेंस बन सकता है? Everybody has right to preach, propagate their faith and practice as well, as long as it doesn't encroach upon someone else's faith. तो आई थिंक उसी के रूब्रिक में ही ये इन्वेस्टिगेशन है, वो किया जाएगा और उसी के ही तहत है। किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन है वो किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। At first place, this should be a criminal offense even, and if it is, then the question. Whether it is a criminal offence or not, it is a part of scrutiny by the जो local अभिमत है, इसका लीगल ओपिनियन है, वो लेने के बाद ही इस तरीके की FIR है वो रजिस्टर की गई है। और इन्वेस्टिगेशन में अभी तक किसी व्यक्ति को ना गिरफ्तार किया गया है, ना ऐसी कोई बात है। उसमें इन्वेस्टिगेशन है वो कंटिन्यू हो रहा है, जो भी विधिक कार्रवाई उसमें कर ली जाएगी। लेकिन आप ये मानते हैं कि ये जो बेस है FIR का, वो आपको गलत नहीं लग रहा कि व्हाई दिस शुड बी इवन एन FIR? परिस्थितियां हैं, जिन सर्कमस्टांसेस के अंदर, जिन गांव में जिस तरीके के लोग जिस जगहों पे रह रहे हैं, क्या चीज़ किस जगह पे बोली जाती है, क्या कही जाती है, किस तरीके के लोगों के घरों पे पोस्टर्स चिपकाए जाते हैं, उससे दूसरी कम्युनिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये तमाम परिस्थितियां हैं। LIU की लोकल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी होती है, लॉ एंड ऑर्डर होता है। तमाम चीज़ों को देखने के बाद में पुलिस के द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है और उसी हिसाब से कार्रवाई की गई है। ठीक, थैंक यू। हमारी ये सन 84 से वक्फ में रजिस्टर्ड है, सन 84 में वक्फ में रजिस्टर्ड सरकार द्वारा की गई है, और वो उन्होंने सरकार ने ही वक्फ में दर्ज कराई गई। और जो सन 1984 के वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड होने के बावजूद वो लिस्ट में थी, तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी हुई। और जब वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई तो वक्फ में ट्रिब्यूनल को सुनने का राइट था, इन्हें कोई सुनने का, ये हमारा ऑब्जेक्शन था। ऐसे ही करेंगे, अब सरकार हमें लिख के दे कि बना लो तो बनवाएंगे। बताओ, दो गाँव के मुसलमान कहाँ धक्के खाएंगे? सड़क को भी मना करते हैं पढ़ने को, और गांव में वैसे भी मना करते हैं पढ़ने को। तो हमारे ढोर डंगर बनते तो हम कहाँ घरों में भीतर पढ़ेंगे जहाँ खाना बनाते हैं? हमें तो मस्जिद चाहिए, जहाँ कहीं भी दें में हमें मस्जिद बना कर दें। राजस्थान की राजधानी जयपुर में नूरानी मस्जिद का मामला भी राष्ट्रीय चर्चा में रहा। करीब 45 साल पुरानी इस मस्जिद को सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत हटाया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण ने कहा कि सड़क निर्माण के लिए ये आवश्यक था। आज की कार्रवाई जो जैसे कि आपने देखी, JDA का अतिक्रमण निरोधक अभियान के अंदर पुलिस जो है वो कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए यहाँ पे उपस्थित थी। क्योंकि इसमें प्रशासन, मीडिया और पब्लिक का सबका पूरा सहयोग रहा, जिससे ये कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न हुई। यहाँ कितने जो है बिल्डिंग गिराई गई है मैडम, अभी तक क्या जानकारी है आपके पास? इस बिल्डिंग की जानकारी तो आपको JDA के जो अधिकारी हैं वो आपको पूरी डिटेल्स दे पाएंगे, क्योंकि JDA के सहयोग के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ, तो वो बेटर होगा आप उनसे इस संबंध में ज़्यादा जानकारी। पीछे एक मस्जिद थी जो दिखाई दे रही थी, अब वो दिखाई नहीं दे रही। पीछे एक 4-5 मंजिल की बिल्डिंग थी, वो क्या स्ट्रक्चर था, वो कवर था, तो वो अभी जस्ट ध्वस्त हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति रही मैम? शांतिपूर्वक, बिल्कुल शांतिपूर्वक, उसी के लिए थैंक्स सभी का, प्रशासन का। जबकि राजस्थान वक्फ बोर्ड और कई स्थानीय नेताओं ने दावा किया कि ये मामला अदालत में लंबित था। महाराष्ट्र के भयांदर में नूरी मस्जिद को भी जून महीने में गिराया गया। नगर निगम का कहना था कि यह सार्वजनिक परियोजना के लिए आरक्षित जमीन पर बनी हुई थी। उत्तर प्रदेश के इटावा में सैयद शाह बाबा मज़ार को वन विभाग ने संरक्षित वन भूमि पर अवैध बताते हुए हटा दिया। देखते ही देखते दोस्तों 45 दिनों के भीतर ऐसी घटनाओं की संख्या 20 से अधिक बताई जाने लगी और अब इस मामले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींच लिया है। जी हां, इसी तरह के मामले के तहत 17 जून को अमेरिका स्थित एडवोकेसी संगठन जस्टिस फॉर ऑल ने बयान जारी कर चिंता जताई है।
संगठन ने कहा है कि मस्जिदों, मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर बढ़ती कार्रवाई धार्मिक स्वतंत्रता और कानून का समान अनुप्रयोग को लेकर सवाल खड़े करती है। मुनज़्ज़म साजिश के तहत कोई एक दिन आपको नहीं मिलेगा। जिस तरह से बुलडोज़र का सिलसिला शुरू हुआ, लोग देखते रहे और हम लुटते रहे, किसी ने परवाह नहीं की। अब मसाजिद को टारगेट किया गया है और मसाजिद की पूरी एक फहरिस्त है हमारे पास। रोज़ कोई न कोई, अभी बनारस में 1000 साल पुरानी मस्जिद, उसको भी नोटिस दे दिया गया, रेलवे स्टेशन के पास थी। तो ये कब तक होता रहेगा? हम मुसलमानों से ये कहना चाहते हैं कि कुछ सोचोगे, तुम इस मुल्क में रहोगे कैसे? तुम्हारी दरगाहें, खानकाहें एलानिया साजिश के तहत, अदालतें खामोश हैं और अपोजिशन लीडर जो हैं वो अपने में उलझे हुए हैं। उनको सिर्फ ये समझ आ रहा है कि उनके इतने भाग गए, उनके इतने रह गए। ये बदनसीबी इस मुल्क की है। हम लोगों ने कोशिश करी है कि एक बार हिंदुस्तान के जितने मुस्लिम अकाबरीन हैं, उलमा कराम हैं, जमातें हैं, वो सर जोड़ के बैठें और तय करें इस बात को कि हम इस मुल्क में रहेंगे तो कैसे रहेंगे। और ये जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, जैसा आपने कहा कि इनकी खामोशी ने सबसे ज़्यादा मायूस किया है। आरएसएस ने या बीजेपी हो या मोदी या योगी, इन्होंने एक फ़ैसला कर लिया है कि हम हिंदू मुल्क में हिंदू मुसलमानों को रहने नहीं देंगे, और वो कर रहे हैं। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी अपोजिशन की नहीं है कि आइन के ख़िलाफ़ रोज़ ये हो रहा है, वो बोल नहीं रहे हैं? अगर सारे मुसलमान इकट्ठे हों, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसी बैठक हो जिसमें पूरे हिंदुस्तान के दानिश्वरों को, उलमाओं को, अकाबरीन को, जमातों को बिठा के बात की जाए और फिर पॉलिटिकल लीडर से, ख़ास तौर से अपोजिशन के लीडरों से कहा जाए कि अगर आप अभी भी डर रहे हैं कि हमारा मुस्लिम हिंदू वोट भाग जाएगा, तो जाइए अपनी दुनिया बसाइए, हमसे तवक्को मत करिए। हमारे पास एक सलूशन है और वो सलूशन ये है जो गांधी ने दिया था, नॉन कोऑपरेशन। ना हम इलेक्शन लड़ेंगे, ना इलेक्शन में वोट डालेंगे। जाओ अपनी दुनिया खुद बसाओ, अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारो, इस मुल्क को किस्तों में तोड़ते रहो, हम देखते रहेंगे, हम हिस्सेदार नहीं बनेंगे। ये फ़ैसला करना चाहिए हमको। लेकिन एक बात बहुत बावर कर लूँ मैं आपके ज़रिए अपने लोगों से कि खुदारा इसको किसी जमात की तहरीक मत समझिएगा, किसी इंडिविजुअल या किसी शख्सियत के ऊपर मत जाइएगा। यह मिल्लत का मसला है। मिल्लत एक साथ खड़ी हो और एक तरीक़ा अपनाए, एक ग्रुप तैयार करे और वो ग्रुप अपोजिशन के लीडरों को बावर करे। ये मैसेज आरएसएस को देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनका मकसद क्लियर है। लेकिन अभी एक उम्मीद की किरण जो बाकी है, वो कुछ ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हम उनको सलाम करते हैं। हम उनके पीछे खड़े होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पीछे नहीं खड़े होंगे। किसानों के साथ हम खड़े होंगे, नौजवान बच्चों के साथ हम खड़े होंगे। लेकिन तुम हम पे सितम ढाए जाओ और तुम दूर से देखते रहो, तुम्हारे सीनों में जुम्बिश नहीं हो, तुम्हें ये एहसास नहीं हो कि किसके कौम के साथ कितना सितम करोगे। मैं आपके ज़रिए ये पैगाम देना चाहता हूँ अपने भाइयों को, मुसलमानों को भी, गैर मुसलमानों को भी, ख़ास तौर से पॉलिटिकल पार्टीज़, वो जो अपने को सेकुलर कहती हैं, कि अगर तुम हमारे साथ खड़े नहीं हुए, हमारे बच्चों को ट्रेनों में मार के फेंका जा रहा है, तुम्हारा मुंह से तुम्हारा बयान नहीं आता, हमारी मस्जिदों को रोज़ गिराया जाता है, तुम बोलने को तैयार नहीं हो, रोज़ बुलडोज़र करके ज़मीनों को ज़मीन आमोज कर रहे हैं, मुसलमानों के घरों को तोड़ रहे हैं, दरगाहें, खानकाहें, कोई जगह छोड़िए। कोई पॉलिटिकल लीडर आज तक नहीं बोला, हम 2 रोज़ उम्मीद करते रहे। अफसोस और दर अफसोस, अगर ये हमारे साथ आने को तैयार नहीं है
तो बिल्कुल ऐलान कर देना चाहिए कि हमको इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना है। और जिन लोगों को ये शौक़ है जूती उठाने का, शर्म खानी चाहिए उनको। तुम किसके लिए जूती उठा रहे हो? इस मुल्क में सियासत का अंदाज़ा देखिए आप। अभी बंगाल के इलेक्शन में एक खातून गागा के खूब गा के मजमा इकट्ठा कर रही थी, पार्टी हार गई, उसी दिन दूसरी जगह चली गई। एक मौलवी का लड़का, उसको ममता बनर्जी गुजरात से लेके आई और उस आदमी का हक मारा जो वहाँ का इलाके का आदमी था, वो भी चला गया। इनको तुम लीडर कहते हो? तुम इनके लिए अपना वक्त ख़राब करते हो, अपने वजूद को ख़तरे में डाल दिया है। अपना दीन इस तरह से बर्बाद हो रहा है, बोलने को तैयार नहीं हो। हम ये अल्फाज कहना चाहते हैं सारी जमातों से, सारे अकाबरीन, मुसलमान अकाबरीन से, दानिश्वरों से, नौजवानों से कि तुम्हारे पास एक सलूशन है, वो गांधी का दिया हुआ सलूशन है, नॉन कोऑपरेशन। तुम सितम ढाते रहो और हम पे, और तुम दूर से देखते रहो, हम लुटते रहें, तुम्हारे सीनों में दर्द न उठे, तुम्हें फ़िक्र ना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ क्या हो रहा है। अदालतें बोलने को तैयार नहीं हैं। अदालतों ने ये कहा था कि बुलडोज़र ऐसे नहीं चलेगा, रोज़ चलता है। क्या संज्ञान लिया? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाया अदालतों ने? किस पे एतबार कर रहे हो? कम से कम ये बात सबको पहुंचा दो, फिर जो भी फैसला होगा वो देखा जाएगा। तुम अपनी दुनिया बसाओ, हमें छोड़ दो, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। इसलिए इस पार्लियामेंट के सेशन के आसपास एक नशिस्त दिल्ली में होना है। IMCR वो प्रोग्राम नहीं कर रहा है, लेकिन वो कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार है। मैं आपको एक नंबर भी दे रहा हूँ जो इसमें चलेगा, आप उस पर अपनी राय दे दीजिएगा, ईमेल पे अपनी राय दीजिएगा, सोचिएगा। कभी सोचना सीख लीजिए। जो कौमें सोचना बंद कर देती हैं उनका ये अंजाम होता है जो हम आज देख रहे हैं। कभी ये तसव्वुर किया है कि तुम्हारी औलादों का हश्र क्या होगा? अरे हिंदू स्टेट बना दो, हमने कब मना किया है? हमारी दरगाहें, हमारी खानकाहें, हमारी मस्जिदें तो छोड़ दो। तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है, तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसके पीछे भी तुम पड़ गए। हम तुमसे क्या मांग रहे हैं भाई? अपनी सिर्फ और सिर्फ जीने की आरजू रखो, इज्जत के साथ जीने की तमन्ना करते हैं बस। अफसोस दर अफसोस सो कॉल सेकुलर पार्टियों का रवैया अफसोसनाक है। हम उम्मीद करेंगे कि जितनी जमातें हैं, जमात के नाम से तहरीक न चलाएं, बल्कि सारी जमातें जुड़ें, सब लोग सर जोड़ के बैठें, पार्लियामेंट के सेशन के आसपास दिल्ली में बैठें, 200-400 लोग ही सिर्फ बैठें और एक कमेटी बनाएं, और वो कमेटी फैसला करे कि इस मुल्क में मुसलमान रहेगा तो कैसे रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप सोचेंगे ज़रूर। आपने लेटर भी लिखा है कुछ, क्या रिस्पांस है? ऐसा खबर है कुछ? मैंने तकरीबन 100 लोगों को ख़त लिखे हैं और अल्लाह का शुक्र है सब वही सोच रहे हैं जो हम सोच रहे हैं, और वो सब ये इस बात पे तैयार हैं। लेकिन मैं फिर एक बात कह दूं कि ये लड़ाई यकीनी तौर पर मुसलमानों की लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई किसी जमात की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस मुल्क के आइन को बचाने की है। ये लड़ाई इस मुल्क में भाईचारे को कायम करने की है। इस मुल्क में गांधी और नेहरू के उस ख्वाब को पूरा करने की है जो उन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराते वक्त सोचा था, देखा था। ये मैं समझता हूँ ये एक ऐसा मौजू है जिस पे हम सबको सर जोड़ के बैठना होगा। आप अपनी राय नीचे दिए हुए नंबरों पे ज़रूर दें, और अगर ये हुआ तो हम एज ए कोऑर्डिनेटर दिल्ली में सबका इंतज़ाम तो कर देंगे, लेकिन हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी तरफ से या IMCR की तरफ से, जमात उलमा की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से, अहले हदीस की तरफ से
या फ़ारूक अब्दुल्ला की तरफ से या सलमान खुर्शीद की तरफ से या किसी दानिश्वर की तरफ से। ये किसी एक का मसला बिल्कुल नहीं है, इस मुल्क के वजूद का मसला है और हमारे दीन का मसला है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। संगठन ने भारतीय बुद्धिजीवियों और नागरिक समाज से इस मुद्दे पर आवाज़ उठाने की अपील की है। हालांकि प्रशासनिक एजेंसियां लगातार ये कहती रही हैं सभी कार्रवाई कानून और न्यायालयों के निर्देशों के अनुसार की गई है, लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर कोई निर्माण अवैध है तो कानून अपना काम करे, लेकिन क्या हर समुदाय के साथ एक जैसा व्यवहार हो रहा है? क्या नोटिस, सुनवाई और अपील का पूरा अवसर दिया जा रहा है? क्या धार्मिक विरासत और ऐतिहासिक स्थलों को बचाने के लिए विकल्प तलाशे जा रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या बिल्डोज़र न्याय का प्रतीक बन रहा है या विवाद का? फैसला आपको करना है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो, ये हमने जो ये वीडियो बनाया है, मुस्लिम मिरर में ये पूरा आर्टिकल आया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें, क्योंकि दा स्वतंत्र जब तक है तब तक सच की बात आप तक पहुंचती रहेगी। दा स्वतंत्र।